अब हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट, बाद में सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में यह कंपनी आगे रही। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई, लेकिन धीरे धीरे करके इसने प्रशासनिक सत्ता अधिपत्य करते हुए और एक शासक बन बैठी और सन 1947 तक ये भारत में शासन सत्ता को संभालती रही और बाद में हम भारत इसी कंपनी के द्वारा आजाद हुआ। कंपनी के बाद में क्राउन का शासन भारत में आया, तो आगे हम लोग सब अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, कैसे भारत में प्रवेश की, कैसे कैसे इसका प्रसार हुआ। एक छोटे में पढ़ेंगे, बाद में पूरा आधुनिक भारत इन्हीं से भरा पड़ा है, तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड से निकली हुई एक कंपनी थी। सन 1599 में लंदन में ढेर सारे लोग मिल करके, चार्ल्स मेयर की अध्यक्षता में ढेर सारे लोगों ने मिल करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको कहा गया कि ये भारत में व्यापार करेगी। उस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम जो थी ये ब्रिटेन की महारानी थी, और इन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 को चार्टर पर साइन किया और अगले 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को अनुमति पत्र दे दिया कि आप बजाय 15 वर्षों तक भारत में यानी ईस्ट में व्यापार करें। बाद में 1609 में इसको बढ़ा करके असीमित काल के लिए कर दिया गया, यानी शुरुआत में 15 साल के लिए इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी। लेकिन 1609 में एलिजाबेथ तो मृत्यु हो चुकी थी एलिजाबेथ की, क्योंकि एलिजाबेथ की मृत्यु हो रही है सन 1603 में, अकबर से पहले ही मर जा रही है। तो एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम जो वहां के शासक बने, उन्होंने 1609 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की पूरी अनुमति दे दी, यानी अगले समय तक भारत में वो व्यापार करती रहेगी। तो एक प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय है, तो एलिजाबेथ प्रथम वहां की महारानी थी। भारत में अगर देखें तो भारत में दिल्ली का जो गद्दी थी उस पर मुगल वंश का शासन था और मुगलों में अकबर शासन कर रहा था। यानी अकबर के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि 1605 में इसकी मृत्यु हो रही है और 1542 में पैदा हुआ था अकबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1542। तो 1542 से लेकर 1605, और सत्ता कब से संभाला? पानीपत के द्वितीय संग्राम से। पानीपत का द्वितीय संग्राम 1556, तो पानीपत के द्वितीय संग्राम 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर सत्ता संभाल रहा है। तो स्थापना के समय दोनों जगह के शासक कौन थे? ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन कैसे कर रही है, कब कर रही है। तो इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन कर रही है सन 1608 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंच रही है, सूरत के बंदरगाह पर पहुंच रही है, और सूरत के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति आया था जो इनका नेतृत्व कर रहा था, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत था। और आप देखें जब इस कंपनी का यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो रहा है, उस समय ब्रिटेन के शासक कौन है? जेम्स प्रथम। और भारत में मुगल सम्राट कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर और जेम्स प्रथम, ये ध्यान में रखिएगा, भारत के आगमन के समय तो विलियम हॉकिंस इनका नेतृत्व करता हुआ भारत में पहुंचा। और विलियम हॉकिंस, चूंकि कोई भी कंपनी अगर विदेश से आ रही है और भारत में व्यापार करना है तो उनको मुगल शासकों की अनुमति लेनी होती थी कि व्यापार करेंगे, इनके साथ वाणिज्यिक संधियां करनी होती थी। और जहांगीर के दरबार में अब तक जो है पुर्तगालियों का प्रभाव था। पुर्तगाली अकबर को और जहांगीर को दोनों को प्रभावित कर चुके थे, तो जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव था। लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश एक जो राजदूत है यानी जेम्स प्रथम का दूत है, यह पहुंच रहा है जहांगीर के दरबार में और जहांगीर से मुलाकात कर रहा है आगरे में। तो आगरे में इनसे मुलाकात कर रहा है जहांगीर से, और जहांगीर से मुलाकात करने के बाद जहांगीर इससे मिला और इसके उपहारों से खुश हुआ। ये फारसी का जानकार था तो जहांगीर इससे खुश हुआ, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इसने उपाधि दी इंग्लिश खान की। एग्जाम में कई बार पूछा गया, पीसीएस में 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है कि इंग्लिश खान कौन था, या विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश खान की उपाधि पाया और इसको 400 का मनसबदार बना दिया गया। मनसबदार, ये मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई प्रथा थी। मनसबदार जो होता था वो एक विशेष प्रकार का पद होता था, इसके अंडर में कुछ सवार और कुछ जात यानी कि पैदल सैनिक प्रदान किए जाते थे।
तो 400 का मनसबदार बनाया गया। सब कुछ होने के बाद भी जहांगीर इसको अनुमति पत्र देने वाला था भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर के जहांगीर ने दिया हुआ अनुमति पत्र पुनः वापस ले लिया और इंग्लिश खान यानी कि विलियम हॉकिंस को निराशा हाथ लगी और भारत वापस लौट आया। इन्होंने पहला अस्थायी कारखाना बाद में मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दिया सन 1611 में। 1608 में आए, 1611 में मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में इन्होंने पहला अस्थायी कारखाना खोल दिया। बाद में आपको याद होगा कि सन 1612 में स्वाली आपको याद होगा, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो स्वाली में दो लोगों का युद्ध हुआ था। एक तरफ से पुर्तगाली थे और पुर्तगालियों के दूसरे तरफ से कौन थे? अंग्रेज थे। 1612 में युद्ध हो रहा है और इसके द्वारा अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अच्छा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहा था? यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था थॉमस बेस्ट। यानी स्वाली के संग्राम में अगर पूछे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था तो उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ठीक, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो थॉमस बेस्ट इसका नेतृत्व किया और पुर्तगालियों के लोग हरा दिए। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर के दरबार में भी पुर्तगालियों का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ और 1613 में उन्होंने अस्थायी कारखाना बना दिया सूरत में। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थायी पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, अस्थायी पूछेगा तो सूरत, ध्यान में रखिएगा इसको। तो सूरत में इन्होंने कारखाना स्थापित कर दिया। अच्छा, अभी तक जहांगीर के साथ कोई वाणिज्यिक संधि नहीं हुई है। जहांगीर ने भारत भर में इनको कारखाने खोलने की अनुमति नहीं दी है। तो जहांगीर के दरबार में फिर से जेम्स प्रथम का एक दूत जा रहा है जिसका नाम है सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पुनः पहुंचा और इसने जहांगीर से भारत में कारखाने खोलने की अनुमति मांग ली, लेकिन वाणिज्यिक संधि सन 1619 तक नहीं हो पाया था। यानी वाणिज्यिक संधि नहीं हो पा रही है लेकिन कारखाने खोलने की अनुमति इनको मिल रही है। अब यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि विलियम हॉकिंस कब आया था भारत में? 1608 में। सर टॉमस रो कब आया? सर टॉमस रो आया 1615 में। तो इनके आने का क्रम है, ध्यान में रखिएगा। सन 1519 में एक और व्यापारी आया था जिसका नाम था मिंडेन हॉल। ठीक है, ये एक सिंगल पर्सन के रूप में आ रहा है, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखें। जाहिर सी बात है 1599 में अगर आएगा तो मिंडेन हॉल किसके समय में आया होगा? तो किसके समय में आया होगा? अकबर के समय में आया होगा। तो यह एक छोटा सा खाका है। आगे देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा सा नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुंज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कई ढेर सारे लोगों के अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं और अच्छे से समझाया जाए और अच्छे से देखा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया। तो लोगों के अलग अलग सुझाव हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप लोगों के सुझाव बहुत अच्छे हैं। मैं खुद इसको बढ़ाना चाहता हूँ। दरअसल ये लॉकडाउन का समय था, इसका सदुपयोग करने के उद्देश्य से वीडियो सीरीज शुरू की गई है। अन्यथा आप लोग जानते हैं क्लास में मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाता हूँ। अन्य चीजों को ढेर सारे अच्छे से डिस्कस किया जाता है, अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी विस्तार से चल सकता है, लेकिन वीडियो अपलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट बनाना पड़ता है। बाकी अन्य कोई समस्या नहीं। मैं खुद ही बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ चीजों को, लेकिन चीजों को थोड़ा लंबे खींचना भी होता है, अच्छे से खींचना भी होता है। अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1.5 घंटे का वीडियो बना करके आप लोगों को समझाना शुरू कर दूं तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कुछ लोग सोचेंगे इतना लंबा वीडियो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, जिसके विषय में बहुत ही कम सवाल आने वाले हैं। वैसे खैर फिलहाल आप लोग सहयोग बनाए रखें, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आगे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही आप लोगों को एक प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू किया जाए ताकि आप उसके ही प्रश्न लगा लें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को एक अच्छा खासा लाभ मिल सके। मैं प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू करूंगा। आज भी मैं 2-3 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा वीडियो के लास्ट में। आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करें और लगातार सहयोग बनाए रखें। ये धीरे धीरे अपना परिवार भी एक लंबा बड़ा परिवार हो जाएगा और इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से एक चैनल को आगे विस्तृत रूप देते हुए बहुत अच्छे से क्लास चलाएंगे। इसमें मैं सोच रहा था कि रोज कम से कम आप लोगों को 3 से 4 क्लासें दे सकूं। इसमें एक करंट अफेयर की क्लास हो, एक हिस्ट्री की क्लास हो, कुछ लोग इकोनॉमिक्स की मांग कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की क्लास हो, और हिंदी तक की क्लास हो। जैसे यूपी SSSC में पेट शुरू होगा जल्दी, तो उसमें हिंदी भी जरूरी है, मैं हिंदी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैथ की क्लासें हों, तो ढेर सारी चीजें चैनल को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। आप लोग अपने सुझाव मुझे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट बॉक्स में देते रहें, मैं सुधार करता रहूंगा। तो चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, ये भी पिछले हमने देखा।
प्रथम अस्थायी कारखाना इन्होंने कहाँ बनाया? मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते थे। ये अस्थायी कारखाना था। अच्छा, कारखाने का मतलब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कारखाना एक गोदाम होता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई वस्तु उत्पादित नहीं की जाती थी। तो मछलीपट्टनम सन 1611 में इनका अस्थायी कारखाना रहा। अस्थायी कारखाना इन्होंने सूरत में बनाया, सन 1613 में बनाया। अब देखें, भारत में 3 प्रमुख केंद्र रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगर भारत में देखे जाए तो भारत में इनके 3 प्रमुख केंद्र रहे। ये देखिए भारत का एक छोटा सा हिस्सा ए। तो भारत में इन लोगों ने बंदरगाह पर सूरत पर, यहाँ पर बंबई, आप जानते हैं बंबई एक बंदरगाह है, और यहाँ पर इधर चेन्नई, इन क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया। और बाद में इनको कलकत्ता मिल गया, एक गंगा नदी के किनारे हुगली वाला बंदरगाह। तो इन क्षेत्रों पर समुद्र के किनारे इन्होंने अधिपत्य स्थापित किया। इनके व्यापारी भारत के अंदर से व्यापार करके लाते थे और इन किनारों से जहाजों पर लाद करके इसको ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता था। तो ब्रिटेन भेजा जाता था, इसमें वस्त्र भेजे जाते थे, नील भेजे जाते थे, ढेर सारी चीजें। शुरुआत में तो इनके पास पैसा नहीं होता था कि गोल्ड सोना ले आकर के भारत में देते थे। लेकिन बाद में भारत में रही इन लोगों ने शासन करना शुरू किया और यहाँ के लोगों से कर लेते थे और वही कपड़ा खरीद करके लोगों को अपने यहाँ बेचते रहते थे। तो मछलीपट्टनम और सूरत हो गया। इसके बाद देखें तो मद्रास की स्थापना कैसे हुई? मद्रास जो आजकल चेन्नई के नाम से आया था। तो मद्रास चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने लीज पर लिया था। लीज यानी कि किराए पर लिया था। तो कुछ दिनों के लिए इसको किराए पर लिया और यहाँ पर एक फोर्ट मतलब एक किला, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना दिया यहाँ पर। और 1640 में मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया, यानी जिसको पहले लीज पर लिया था उसको हड़प लिया। अब यहाँ पर आ रहा है चंद्रगिरी का क्या सिस्टम भाई? आप लोगों को मध्यकालीन भारत में एक साम्राज्य के विषय में पता होगा, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ में यानी अंडर में एक चंद्रगिरी का क्षेत्र आता था। वहां का एक छोटा राजा था, उसी से अंग्रेजों ने मद्रास को लीज पर लिया था। ठीक, और बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज को फ्रांसिस डे ने यहाँ पर देखते हैं मद्रास। तो मद्रास की स्थापना किसके द्वारा हुई? फ्रांसिस डे के द्वारा। मद्रास को अगर देखें तो मद्रास भारत का पहला नगर निगम है। इसको ध्यान में रखिएगा, छोटी से छोटी परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा हो तो वहां पर भी यह प्रश्न आ सकता है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। तो भारत का पहला नगर निगम है मद्रास, जिसको आजकल हम लोग चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु की राजधानी है। तो 29 सितंबर सन 1688 में भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना? मद्रास, यानी कि चेन्नई। तो भारत का प्रथम नगर निगम चेन्नई या फिर मद्रास नगर निगम सन 29 सितंबर सन 1688 में। तो चंद्रगिरी यानी कि मद्रास वाला क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गया। दूसरा देखें, आप लोगों को मैं ये चीजें पहले बता चुका हूं, जैसे पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन द ब्रिगेंजा। तो कैथरीन का विवाह चार्ल्स के साथ हुआ, चार्ल्स द्वितीय के साथ, और बंबई को दहेज में प्रदान कर दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। और यह जो दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मिला, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड का वार्षिक किराया लेकर के प्रदान कर दिया। तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया बंबई का बंदरगाह। और सन 1687 में बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से हटा करके अपना मुख्यालय बंबई में कर लिया। और बंबई का जो आधुनिक बंबई है उसका संस्थापक कौन कहा जाता है? उसका संस्थापक कहा जाता है जेराल्ड अंगियार नाम का एक अंग्रेज। इसमें जॉन चाइल्ड का भी योगदान आता है। वैसे खैर आप एग्जाम में पूछे तो आप जेराल्ड अंगियार ही लगाएं अगर ऑप्शन में ये हो तो। अगला देखते हैं, बाद में इन्होंने और कौन सा क्षेत्र बनाया? कलकत्ता। आप जानते हैं कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी और सन 1611 तक भारत की राजधानी रही। दिसंबर महीने में घोषणा हुई और 1911 तक भारत की राजधानी रही और सन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई। तो इसको थोड़ा सा देखें। उस समय बंगाल के एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था अजीम उस शान से 1200 रुपए अजीम उस शान को दे करके जाब चारनाक ने 3 गांव, जिसमें कालीकटा आता है, गोविंदपुर आता है और सूतानाटी, तो इन 3 गांवों को आपस में लेकर के जाब चारनाक ने इस पर एक शहर या एक किले को बनाने की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। एग्जाम में यह भी पूछता है, अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी गए थे बंगाल में, तो आप ध्यान में रखिएगा बंगाल की कुछ चीजों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, आपसे पूछ लेगा विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है,
तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी बंगाल में है। जैसे पूछ ले कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो फोर्ट विलियम भी बंगाल में है। अगर पूछ ले कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, तो जाप चारनाक ने। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, जाप चारनाक ने। तो काली कथा, गोविंदपुर, सूतानाटी, इन क्षेत्रों को मिला करके कलकत्ता शहर बनाया गया और बाद में यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बना और सन 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई और दिल्ली भारत की राजधानी रही। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में इतना देखेंगे। आगे हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। हाँ, तो देखते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें कुल 5 प्रश्न हमने आपको दिया है, इसमें 2-3 सब्जेक्ट को हमने ले लिया है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा, आप लोग इसके प्रश्न के उत्तर एक शब्द में मत दीजिएगा। जैसे अगर मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद है, सिर्फ अनुच्छेद ही लिख करके मत छोड़िएगा। यह भी बताइएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता कौन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न इतिहास से है। लिखा है जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कुल 4 वेद हैं। इन वेदों में से आपको बताना है कि कौन सा वेद जिसमें इन चीजों का वर्णन है। कल मैं बताऊंगा, विस्तृत व्याख्या करूंगा इसका। राष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद है, इसको भी आपका उत्तर देना है। देखिए, भारत के कितने राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं। पूरी जलीय सीमा के राज्य नहीं पूछे जा रहे हैं। पूरी जलीय सीमा के राज्य आप जानते हैं कि कुल 9 हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे सवाल आते रहते हैं अन्य परीक्षाओं में। अब देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। रंजन गोगोई के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको बताना है कि शरद अरविंद बोबड़े का क्रम क्या है, यानी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। पहले 21 थे, बाद में 2013 में कुछ बढ़ गए हैं, यानी वर्तमान में कितने हैं, 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 26 हैं। आपको बताना है इसको। तो यह प्रश्नोत्तरी है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य। धन्यवाद।